नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज ये ख्याल आया है कि आप सबको आज एक ऐसे पर्व के बारे में बताऊं जिसे देश विदेश के करोड़ों लोग एक साथ मनाने के लिए एक निश्चित जगह पर एकत्रित होते हैं। एक ऐसा पर्व जो कि करोड़ों हिंदुओं को एक जगह पर एकत्रित कर देता है। एक ऐसा पर्व जो कि एक स्थान को आस्था का केंद्र बना देता है। एक ऐसा पर्व जिसे मनाने के लिए लोगों की भीड़ एक जगह पर एकत्रित होती है तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला बन जाता है। एक ऐसा पर्व जो ना सिर्फ लोगों की आस्था से जुड़ा है बल्कि हजारों लोगों की जीविका की पूर्ति भी करता है। लोगों की हुजूम का एक ऐसा मेला जो उमड़ता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया का मानव एक जगह पे एकत्रित होकर ईश्वर की भक्ति में एक मनोदशा के साथ एक परिवार के रूप में अपने अपने परिवार के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ संग्रहित हुआ है। जी हाँ, अब तक शायद आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस मेले की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया कुंभ मेले के नाम से जानती है। इस मेले को आप मेला कहें, त्योहार या पर्व कहें, सब कम है। पर जो सबसे खास बात है वो है करोड़ों लोगों का विश्वास। वो विश्वास जो करोड़ों लोगों को एक साथ एक जगह पे ला देता है। वो विश्वास जो उनको अपने ईश्वर में है। वो विश्वास जो उनको अपने वेद पुराण और ग्रंथों में है। वे वेद पुराण ग्रंथ जिनमें इनकी हर समस्या का समाधान बताया गया है। पवित्र प्रयागराज की धरती पे माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम में स्नान करने से बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस संगम में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अच्छे पुण्य की फल की प्राप्ति भी होती है। और इन्हीं आस्था और विश्वास के साथ देश विदेश के करोड़ों हिंदू भाई बहन जब पवित्र प्रयागराज के पावन संगम में एक साथ एकत्रित होते हैं तो उनका हुजूम का मेला बन जाता है, जिसे पूरी दुनिया महाकुंभ के मेले नाम से जानती है। बात करें कुंभ पर्व के इतिहास की तो इस पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 लोक कथाएं प्रचलित हैं जो हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे महाकुंभ के बारे में। अब हम बात करेंगे उससे जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस प्रकार इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के चारों स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक इन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट के प्रस्वट होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने दैत्यों के भय से घट की रक्षा की थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों पर परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां तक पहुंच ही नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्यादि ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है।
कुंभ मेले का पौराणिक महत्व जो कुछ भी हो, पर ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषाधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करके लाखों लोग अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यूँ तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ये एग्जैक्ट पता चल पाए कि कुंभ मेला कब से प्रारंभ हुआ। कुंभ मेले से जुड़े इतिहास के बारे में ही बात करने बैठेंगे तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, पर हम इस वीडियो में कुंभ मेले के इतिहास के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए इसके महत्व और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पूरे विश्व में कुंभ 4 जगह पे लगते हैं। ये 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है, जिनमें से प्रयागराज के किनारे नासिक का गोदावरी की नदी के तट पर, उज्जैन का कुंभ शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। चारों स्थानों का कुंभ विशेष लगन और विशेष मुहूर्त के हिसाब से लगता है। कब किस लगन और मुहूर्त के बेसिस पे कहाँ कुंभ लगता है, इस पर हम अपना एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको उन लग्नों के उक्त स्थानों पे कुंभ से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर अगर बात करें इस बार लगने वाला प्रयागराज का महाकुंभ सबसे खास क्यों है, तो उसके कई कारण निकल के आते हैं। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। 13 अखाड़े इसका वैभव बढ़ाएंगे। इन अखाड़ों की 15 लाख से अधिक संत मेला क्षेत्र में प्रवास कर जप तप में लीन रहेंगे। श्रद्धालुओं को यमुना तट पर किले के अंदर स्थित प्राचीन यक्षवट वृक्ष के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग माधव की नगरी है। इसे देखते हुए द्वादश माधव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। द्वादश माधव के दर्शन पूजन का विशेष प्रबंध किया गया है। महाकुंभ 2025 इस बार पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने वाला है। वहीं पर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसका समापन होगा। प्रयागराज में आयोजित होने वाले शाही स्नान का धार्मिक महत्व होता है। दरअसल यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, इसलिए प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार महाकुंभ में शाही स्नान करने की तिथि कब पड़ेगी। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन होगा। इस दिन स्नान के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ होने की संभावना होती है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन होगा। तो वहीं पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन होगा। छठवां और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दिन के स्नान के बाद मेले का समापन हो जाएगा। और अगर बात की जाए इस बार के महाकुंभ मेले के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो इस बार लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो कि दुनिया भर में किसी भी मेले में लगने वाली सबसे बड़ी भीड़ है। महाकुंभ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही होगा कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 40 देश से ज़्यादा होगी। यह 3 दिन 29 जनवरी 2025 को मुख्य शाही स्नान, मौनी अमावस्या, उसके बाद पहले और बाद होंगे। इन 3 दिनों में प्रयागराज शहर में
लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यही नहीं, देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत विश्व के जितने भी शहर हैं, उनसे बड़ा आबादी वाला महानगर प्रयागराज हो जाएगा। दुनिया के साथ छोटे-छोटे देश की जितनी कुल आबादी है, उनके ज़्यादा तो महाकुंभ में हो फ़ोर्स तैनात होंगे। लगभग सवा लाख जवानों की तैनाती मेले में की जा रही है। विश्व के 12 ऐसे देश हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उससे ज़्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जब तक करेंगे। लगभग सवा 6 करोड़ की आबादी दुनिया के 41 देश को मिलाकर है। इनमें मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, भूटान, कतर, ओमान, कुवैत, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, हांगकांग, सिंगापुर और कनाडा भी शामिल हैं। मौनी अमावस्या पर इन 41 देश की पूरी आबादी से कहीं ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज से लेकर संगम की रेडी पर बसने वाले तंबू के नगर की हो जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 1000 ट्रेन्स भी होना, एयरपोर्ट्स के लगभग 250 फ्लाइट, 7000 से ज़्यादा बसें चलेंगी, 20 लाख से ज़्यादा निजी वाहनों के लिए 120 से अधिक पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। पहली बार महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का प्रयोग किया जा रहा है। महाकुंभ की भव्यता को देखते हुए गूगल ने अपनी पॉलिसी को बदलते हुए पहली बार किसी स्थायी शहर को नेविगेशन के लिए जोड़ा है। इस महाकुंभ के घाटों पर मठों, मंदिरों, पहाड़ों में पहुंचना और ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा मेल ऐप से भी श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हजारों करोड़ों की परियोजनाओं को चलाकर प्रयागराज शहर को बिल्कुल अद्भुत बना दिया है। प्रयागराज शहर को एक ऐसा सजा दिया गया है, पूरा प्रयागराज बहुत बड़ा शहर लग रहा है। सरकार की योजनाओं ने इस बार के पूरे प्रयागराज को बहुत ही भव्य और दिव्य बना दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। महाकुंभ का यह महायोग 144 साल बाद आया है। आप सब भी इस पुण्य पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और पुण्य कमाएं और महाकुंभ से जुड़े रहेंगे। और अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे महाकुंभ से जुड़ी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें देना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने में मदद करते हैं। बहुत जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना और अपने परिवारजनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।